नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें दिन भर आज तक पर आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। देश में जिस हिसाब से कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़ रही है, उससे अंदाजा लगाना आसान है कि तीसरी लहर कितनी खतरनाक है। हालांकि तीसरी लहर में जान का खतरा कम है, मगर फिर भी तीसरी लहर की स्पीड ने देश को दहशत में डाल दिया है। एक्सपर्ट चेता रहे हैं कि ये खतरा 2 हफ्ते ज्यादा है। ये समय पहले से ज्यादा सतर्क रहने का है। ये समय पहले से ज्यादा एहतियात बरतने का है। ये समय खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित रखने का है। जी हां, समय ही ऐसा है। कोरोना की तीसरी लहर रफ्तार पकड़ रही है। ये तीसरी लहर पहले से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रही है, इसलिए सावधान हो जाइए। अगले 2 हफ्ते अगर आपने सावधानी बरती तो मान के चलिए कि कोरोना के प्रहार से जरूर बच जाएंगे, क्योंकि आने वाले 10 दिन कोरोना का विस्फोट होगा। मुंबई में हमारा अंदाज है 15-16 जनवरी में अधिकतम स्तर पे पहुंचेंगे और उसके बाद बड़ी तेजी से संख्या कम होनी शुरू होगी। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही आकलन है हमारा। जानकारों का यही मानना है, और ये मानना इसलिए है क्योंकि कोविड के आंकड़े डरा रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति तो महाराष्ट्र और दिल्ली की है। एक नजर राजधानी दिल्ली के नए आंकड़ों पर डाल लीजिए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,166 नए संक्रमित मिले हैं। दिल्ली में सिर्फ 24 घंटे में कोरोना से 17 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में टेस्ट कराने वाला और चौथा शख्स संक्रमित। यही हाल महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में कोविड तेजी से विस्तार ले रहा है। बात अगर यहां के आंकड़ों की करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड के 33,470 संक्रमित मिले हैं। वैसे तो पूरे महाराष्ट्र पर कोविड का खतरा ज्यादा है, मगर मुंबई की स्थिति ज्यादा नाजुक हो रही है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,648 संक्रमित मिले हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों ने दम तोड़ा। आंकड़ों को बताने का अर्थ आपको डराना नहीं है, बस सजग करना है, क्योंकि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। हालांकि जानकार कहते हैं कि तीसरी लहर पहले की अपेक्षा मारक नहीं है। इस बार जो स्थिति देखी गई है कि अधिकतर लोग जो संक्रमित हो रहे हैं उनको बहुत ही हल्का किस्म का इन्फेक्शन हो रहा है। जो अभी तक भारत में डेटा हमें मिला है उनके अनुसार जितने लोग संक्रमित होके रिपोर्ट होते हैं उसमें 4-5% से अधिक लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो यदि उसी प्रकार का ट्रेंड उत्तर प्रदेश में भी देखा जाता है तो हॉस्पिटल बेड्स की संख्या जो उत्तर प्रदेश में शायद 15-20 हज़ार अधिकतम की आवश्यकता पड़ेगी। भले ही तीसरी लहर का खतरा पहले ही दोनों लहरों की अपेक्षा कम मारक हो, मगर संक्रमण तो संक्रमण है, और कोरोना तो वैसे भी हर किसी के शरीर में अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है। इसीलिए जानकार कहते हैं कि इस बात से लापरवाह मत होइए कि तीसरी लहर से खतरा कम है, क्योंकि जिन्हें पहले से कोई बीमारी है उनके लिए तो खतरा कहीं ज्यादा बड़ा है और मुहाने पर खड़ा है। जो प्राइमरी जो डिजीज है, जैसे हमने पिछली बार देखा डेल्टा में सेकेंड वेव में कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेजी से ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और जो बहुत ज़्यादा जो मरीज थे उनको वायरल निमोनिया हो रहा था और जिनको आईसीयू या वेंटिलेटर की आवश्यकता थी। इस बार वो स्थिति नहीं है। थोड़ी हल्के बीमारी के साथ ही ज़्यादातर मरीज आ रहे हैं, पर वो जो ग्रुप है, हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे कि मैंने बताया कि प्रेगनेंसी और क्रोनिक डिजीज वाले, उन लोगों में निश्चित रूप से खतरा बना हुआ है और हमें ज़्यादा अलर्ट रहना है। ज़्यादा हमें तैयारी, पहले के मुकाबले ज़्यादा तैयारी हमें करनी चाहिए और ऑलरेडी वी हैव द इनफ रिसोर्सेज। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें, सब जरूरी एहतियात उठा रही हैं।
कई जगहों पर वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। इसलिए अब बहुत ज़रूरी है कि लोग जिम्मेदारी समझें और कोरोना को हल्के में लेने की भूल ना करें, क्योंकि ये भूल बहुत महंगी साबित हो सकती है। कोरोना के नियमों को मानते रहें, क्योंकि यही आपको कोविड से बचाएगा। आज तक ब्यूरो। कोरोना से बचने में वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल है। हमारे देश में बूस्टर डोज भी लगनी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार का भी जोर वैक्सीन पर ही है, मगर चिंता की बात यह है कि देश में बड़ी आबादी ऐसी भी है जिससे अब तक दूसरी डोज ही नहीं लगी। ऐसे लोगों को खतरा ज्यादा है। की नई लहर जब विकराल रूप लेती जा रही है, दिल्ली मुंबई समेत तमाम शहरों में लोगों को अपना शिकार बना रही है, तो ऐसे खतरे भरे हालात के बीच कोरोना वैक्सीन को लोगों के लिए सुरक्षा कवच माना जा रहा है। बढ़ते संकट के बीच कोरोना वैक्सीन की अहमियत क्यों बढ़ गई है, इसे समझने के लिए पहले आंकड़ों के आधार पर कोरोना महामारी का अध्ययन करने वाले IIT कानपुर के प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल का ये बयान सुनिए। उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनको वैक्सीनेशन करने की, क्योंकि इस बार बड़ा स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो भी लोग की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, लगभग सभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम स्वयं अपना ध्यान अच्छे से रखें, वैक्सीन अवश्य लगवाएं। साफ है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है, अगर वो महामारी की नई लहर की चपेट में आ भी रहे हैं, तो उनमें से ज्यादातर को अस्पताल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यही वजह है कि रविवार को कोरोना के हालात पर हुई समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा जोर वैक्सीनेशन पर ही दिया है। बैठक में पीएम मोदी ने निर्देश दिया कि देश में मिशन मोड में वैक्सीनेशन किया जाए। इसके साथ ही पीएम ने बच्चों के वैक्सीन ड्राइव को तेज करने को भी कहा। पीएम मोदी के इस निर्देश के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों की जीवन पर खतरा कम से कम हो, क्योंकि जानकार ये मानते हैं कि करीब 2 साल बीत जाने के बाद भी कोरोना का अब तक कोई रामबाण इलाज सामने नहीं आया है, लेकिन वैक्सीन लोगों के लिए सुरक्षा कवच बन सकती है। एक बात तो हमको मान के चलना है कि चाहे कोई भी वेरिएंट हो, चाहे वो डेल्टा था, चाहे वो उससे पहले वेरिएंट था और या अब ओमिक्रॉन है, हर एक में प्रिकॉशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम कहते हैं। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, अपना मास्क लगा के रखें एंड वैक्सीनेशन की जिस तरह से चल रही है वैक्सीनेट करें। बचाना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी भी अगर कोई कहीं रामबाण है किसी बीमारी के लिए तो अभी तक आया नहीं है। कुछ दवाइयां हैं जिसको हम कर रहे हैं जो प्रयोग के हिसाब से हैं, इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल रही है, लेकिन अगर ये कहीं पूरा 100% ठीक करेगा तो ऐसा है नहीं। इसलिए प्रिवेंशन ही है जो हमको बचा पाएगी। आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक कोरोना वैक्सीन की 152 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है और देश में 63% से ज्यादा आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के आंकड़े भी यही बताते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाने वालों में वैक्सीन लगवा चुके लोगों के मुकाबले संक्रमण का खतरा 10 गुना ज्यादा है, जबकि मौत का खतरा 20 गुना ज्यादा है। उधर कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र वैक्सीनेशन के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत करने पर जोर दे रहा है, ताकि अगर आने वाले दिनों में संकट बढ़ता है तो लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। जिस तेजी से देश में कोरोना के केस बढ़े हैं, उसमें आने वाले कुछ दिनों में भी और उछाल की उम्मीद है। साउथ अफ्रीका का जो हमने प्रारंभ में आकलन किया था, जब भारत का डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं था, तो हम ये मान के चले थे कि जिस प्रकार साउथ अफ्रीका में हुआ वैसे ही भारत में होगा और उसके अनुसार कुछ प्रोजेक्शन किए थे। लेकिन इंडिया के ट्रेंड देख के बड़ा स्पष्ट है कि साउथ अफ्रीका जैसा हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। साउथ अफ्रीका से कहीं अधिक ये इन्फेक्शन फैल रहा है और उसका कारण एक ही दिखता है कि हमारे यहाँ ओमिक्रॉन जो है
वो लोगों की इम्यूनिटी जो पुरानी थी, चाहे वैक्सीन वाली हो या इन्फेक्शन वाली हो, उसको बाईपास कर रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी की समीक्षा बैठक के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि अस्पतालों में बेड बेहतर किए जाएं। इसके साथ ही मरीजों से इलाज का ज्यादा खर्चा न वसूला जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कोरोना संकट पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बातचीत के दौरान भी उन राज्यों में वैक्सीनेशन तेज करने पर चर्चा हो सकती है जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है, ताकि वैक्सीनेशन की गति बढ़ाकर लोगों पर कोरोना का खतरा कम किया जा सके। दिल्ली से अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए देश ने कमर कस ली है। एक दिन पहले से ही देश में कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीन की तीसरी डोज लगनी शुरू हो गई है। हालांकि अभी ये तीसरी डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वास्थ्यकर्मी और वरिष्ठ नागरिकों को लगाई जा रही है, मगर देश ने ठाना है कोरोना को हराना है। ब्रह्मास्त्र है ये बूस्टर डोज। बूस्टर डोज कोरोना का करेगी समूल नाश। बूस्टर डोज है तो मान के चलिए कि सुरक्षा की गारंटी है। इसीलिए देश के स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर डोज लगने की शुरुआत होगी। बूस्टर का मतलब होता है उसी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग है। तो जिस वैक्सीन से वही देनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी सारे वैक्सीन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखना है, अच्छे इफेक्ट भी, बुरे इफेक्ट भी। अगर हम मिक्स करते रहेंगे तो किसी की कोई जवाबदेही नहीं रहेगी अगर कोई बैड इफेक्ट आता है तो। उस लिहाज से भी, साइंस के लिहाज से भी जो है, अगर बूस्टर देना है तो जिनको जो वैक्सीन लगी है वही देना चाहिए। देश में अलग अलग शहरों में बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। इसे कोविड के खिलाफ एहतियाती टीका मानिए, जो जिंदगी बचाने का जतन है। शुरुआत में ये बूस्टर डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वास्थ्यकर्मी और वरिष्ठ नागरिकों को लगेगी। तो ये भी जान लीजिए कि देश में करीब 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। इसके अलावा 60 साल के ऊपर के लोगों की संख्या करीब 13 करोड़ है। इस हिसाब से देश में 16 करोड़ बूस्टर डोज की जरूरत होने वाली है। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि देश में अब तक लाखों लोगों ने दूसरी डोज लगवाई ही नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को तीसरी डोज देने का सवाल ही नहीं उठता है। जबकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए बूस्टर डोज का लगना जरूरी है। बूस्टर डोज लेने वाले लोगों के लिए सबसे जरूरी जानकारी ये है कि जो लोग कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, वो सीधे किसी भी कोविड टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवा सकते हैं। ज्यादातर लोगों के मन में सवाल है कि क्या अपनी मर्जी की वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। जिस व्यक्ति को जिस वैक्सीन की पहली 2 डोज लगी होगी, उसी वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाएगी। अगर आपको कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगी है तो कोविशील्ड की ही बूस्टर डोज लगेगी, और जिसे कोवैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं, उसे बूस्टर डोज में कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। हालांकि दुनिया के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरी डोज अलग वैक्सीन की होनी चाहिए। जैसे अगर पहली 2 डोज कोवैक्सीन की लगी है तो तीसरी डोज कोविशील्ड की लगनी चाहिए। इसी तरह अगर पहली 2 डोज कोविशील्ड की लगी है तो तीसरी डोज कोवैक्सीन की लगे। लेकिन सरकार की ओर से अभी मिक्स वैक्सीन की बात नहीं कही गई है। वैक्सीन जो है इन्फेक्शन को रोकने में उतना कारगर नहीं होता है सारी वैक्सीन। इवन मैन्युफैक्चरर्स भी कहते हैं, ज्यादातर हमारे एक्सपर्ट्स को शायद ये पता नहीं होता है। हाँ, लेकिन वह सीवियरिटी और डेथ कम करता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो इसका मतलब ये नहीं है, हम उसके लिए नहीं दे रहे हैं। इसके लिए जो है इन्फेक्शन को रोकने के लिए बच्चों में, जो एक लोग ये भी कहते हैं कि नहीं बच्चे इन्फेक्शन लेके आएंगे, तो इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं करता। वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है। अब आगे की क्या सीवियरिटी कम करता है? तो डेफिनेटली एडल्ट में सीवियरिटी कम करता है, 80 to 90% सीवियरिटी कम करता है। इसलिए मैं रोज कहता था कि नहीं, एडल्ट को अगर ससेप्टेबल पॉपुलेशन है तो उसको देना चाहिए। ससेप्टेबल मैं उनको कहता हूं जिनमें जो है इन्फेक्शन ना हुआ हो, क्योंकि जो भी ग्लोबल एविडेंस है इन्फेक्शन होने के बाद जिनकी डेथ होनी थी होगी, लेकिन जो बच गए, जो रिकवर है, वो बेस्ट प्रोटेक्टेड है।
असल में वैक्सीन की पहली डोज को प्राइमरी कहा जाता है। पहली डोज वायरस की पहचान कर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, लेकिन जो प्राइमरी डोज होती है और उससे जो एंटीबॉडी बनती है वो आगे भी मेंटेन रहे, इसके लिए दूसरी डोज दी जाती है। हालांकि कोरोना में इस्तेमाल हो रही अधिकतर वैक्सीन की इम्यूनिटी 6 से 8 महीने बाद कम होती पाई गई है, इसलिए इस इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज दी जा रही है। हालांकि पीएम मोदी ने बूस्टर डोज को प्रिकॉशन डोज कहा है। 8 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। कई बुजुर्गों के मन में सवाल भी है कि क्या बूस्टर डोज लगवाना अनिवार्य है। दुनिया भर के वैज्ञानिक ये साफ कर चुके हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज जरूरी है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कुछ महीनों बाद कम होने लगती है, ऐसे में वैक्सीन की बूस्टर डोज जरूरी है। इसके अलावा कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने इसकी जरूरत को और बढ़ा दिया है, क्योंकि नया वेरिएंट वैक्सीन ले चुके लोगों को भी शिकार बना रहा है और इससे सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों और हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को है। इसलिए तीसरी डोज पहले इन्हें ही लगाई जा रही है। आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। पीएम के काफिले में सुरक्षा चूक के मामले की जांच अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज की कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि सुनवाई के दौरान केंद्र और पंजाब सरकार के बीच जमकर ब्लेम गेम हुआ। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंधमारी की घटना में अब तक जांच कम और राजनीति ज्यादा चल रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी पंजाब सरकार और केंद्र सरकार का ब्लेम गेम चालू रहा। पंजाब के एडवोकेट जनरल डी.एस. पटवालिया ने कोर्ट से शिकायत की कि केंद्र सरकार ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी समेत 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया। अधिकारियों को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। केंद्र सरकार की जांच समिति में निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी। पंजाब सरकार का कहना है कि अगर अफसर दोषी निकलते हैं तो उन्हें टांग दिया जाए। पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच कमेटी बना दे। पंजाब सरकार की तरफ से पेश दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना लहजा सख्त करते हुए कहा कि अगर केंद्र पहले से कारण बताओ नोटिस में सब कुछ मानकर चल रहा है तो कोर्ट में आने का क्या मतलब है। सीजेआई एम.वी. रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा। पंजाब के अधिकारियों को नोटिस जारी करके आप उनसे 24 घंटे में जवाब देने के लिए कह रहे हैं, ये आपसे अपेक्षित नहीं है। आपकी दलीलें बताती हैं कि आप सब कुछ पहले ही तय कर चुके हैं, तो फिर यहाँ इस कोर्ट में क्यों आए हैं? आपका नोटिस अपने आप में विरोधाभासी है, क्योंकि हमने सबको किसी भी तरह का एक्शन लेने से मना किया था। एक तरफ तो आप एसएसपी को नोटिस भेज रहे हैं और यहाँ उसको दोषी भी बता रहे हैं। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि जब आप अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की शुरुआत कर चुके हैं तो अब केंद्र सरकार हमसे कैसा आदेश चाहती है? पिछले हफ्ते पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान भी जांच पर जिच जारी रही। पंजाब सरकार ने जहां केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने और मनमानी करने का आरोप लगाया, वहीं केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि मामला ऐसे हल होने वाला नहीं है, तो कोर्ट ने फिर ऐसी कमेटी बनाई जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के अगुवाई में रहेगी। पंजाब सरकार के ब्लेम गेम और सुप्रीम कोर्ट के सख्त सवाल पर केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीएम की सुरक्षा में चूक का पूरा ठीकरा राज्य सरकार के सिर पर फोड़ते हुए केंद्र के एक्शन को सही ठहराने की कोशिश की। तुषार मेहता ने कहा कि ये बहुत गंभीर है कि राज्य सरकार जिम्मेदार अधिकारियों का बचाव कर रही है।
इसी के चलते केंद्रीय कमेटी बनानी पड़ी। कारण बताओ नोटिस की नींव ब्लू बुक है, जो कहती है कि जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों की थी। ब्लू बुक में साफ है कि सुरक्षा का इंतजाम राज्य पुलिस महानिदेशक की देखरेख में स्थानीय पुलिस करती है। तुषार मेहता ने कहा कि पंजाब पुलिस के डीजी को पीएम के काफिले को स्पष्ट सूचना देनी थी। इस मामले में एसपीजी एक्ट का उल्लंघन हुआ है, जिसके लिए पुलिस अधिकारी जिम्मेदार है। पंजाब के जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लेने में कोई हर्ज नहीं। वीवीआईपी की सुरक्षा में थोड़ी सी भी चूक गंभीर हो सकती है। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने जब पंजाब के अधिकारियों पर एक्शन का बचाव किया तो जस्टिस सूर्यकांत ने केंद्र सरकार से पूछा कि हम पता लगाएंगे कि चूक के लिए कौन जिम्मेदार है। राज्य और याचिकाकर्ता निष्पक्ष सुनवाई चाहते हैं और केंद्र सरकार निष्पक्ष सुनवाई के खिलाफ नहीं हो सकती। ये प्रशासनिक और फैक्ट फाइंडिंग जांच आपके द्वारा ही क्यों हो? कोर्ट को सारे पावर हैं और जहां तक इस विषय की बात है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप देश के प्रधानमंत्री की बात करें। प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं, एक इंस्टीट्यूशन होता है। जब दो पार्टीज आपस में दूसरे पे भरोसा ना करती हूँ तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट हमेशा इस चीज़ को चाहती है कि इसका कोई ढंग से एक कमेटी बने, सो दैट किसी को भी इस पे क्वेश्चन नहीं हो, किसी को भी कमेटी की इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं हो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच समिति बनाने का ऐलान कर दिया, जो प्रधानमंत्री के काफिले की सुरक्षा में हुई चूक की ऑलराउंड इंक्वायरी करेगी। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच अब ना इनकी कमेटी करेगी ना उनकी कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करके साफ कर दिया कि अब हमारी कमेटी इस मामले की जांच करेगी। हमारी, जिसमें पंजाब सरकार भी आती है, केंद्र सरकार के नुमाइंदे भी आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस इस मामले की जांच करेंगे। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चंडीगढ़ में अपना काफिला रुकवाकर हादसे के एक पीड़ित की मदद की। एक बाइक सवार फिसल जाने की वजह से घायल हो गया था। उसी वक्त सीएम चन्नी का काफिला सेक्टर 36 से गुजर रहा था। चन्नी ने काफिला रुकवाकर युवक की मदद की। उन्होंने अपनी एम्बुलेंस भी घायल युवक की मदद के लिए लगवा दी। सीएम ने खुद युवक को अपने हाथ से सहारा देकर खड़ा किया और हालचाल पूछा। चुनावी कार्यक्रम में जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक बाइक सवार सड़क पर गिरा है। हादसे में मुख्यमंत्री ने अपना पूरा काफिला यहां पर रुकवाया है और जो मुख्यमंत्री काफिले में एम्बुलेंस चलती है उसको उन्होंने बुलवाया है कि इसकी तुरंत मेडिकल जो है मदद की जाए। मुख्यमंत्री जी, आपके काफिले से तो नहीं हुआ ये हादसा? नहीं, अब सामने गिर गया, पहले से गिरा हुआ। अच्छा, लेकिन अभी तो देखना है जाकर हुआ क्या है। तो क्या आप अपनी एम्बुलेंस भेजेंगे इसके लिए? अरे मैंने क्या करनी है, एम्बुलेंस बीमार वो है बेचारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये व्यक्ति है, ये बाइक से गिर गया था स्लिप करके यहाँ पर, और यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री पंजाब के पहुंचे हैं। उन्होंने उसका हाल जाना है, जो शख्स यहाँ पर बाइक से गिर गया था। और मुख्यमंत्री काफिले की ये एम्बुलेंस है, आप देख सकते हैं। इस एम्बुलेंस को मुख्यमंत्री खुद उसको बैठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक इंसानियत की मिसाल है, जिसको यहाँ पर भेज रहे हैं। और वो रोगी कह रहा है कि वो ठीक है।